मैं विकास जी आपकी बात करूं, जिस तरीके से ओवरऑल विपक्ष की बात करते हैं, तो कोरोना काल की जिस तरीके से बात की संजीव जी ने, तो कांग्रेस भी उस समय काफी मदद कर रही थी, लेकिन किस तरीके से राजस्थान से लाए छात्रों को, लेकिन उस वक्त सरकार या यूके की सत्ता पक्ष मदद लेना ही नहीं चाह रहा था। आप लोग भी आरोप लगा रहे थे। जी विकास जी। देखिए, आरोप नहीं लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तानाशाही तरीके से राजस्थान की बसों को वापस किया और हमारी नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कराए, आज उनको जेल जाना पड़ा। जय कुमार लल्लू जी को महीने भर करीब जेल रहे। इस सब तरीके का जो व्यवहार रहा, वो उसने खुद ही विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया। अगर सरकार तानाशाही से नहीं चल सकती है, एक कांग्रेस पार्टी आज हो सकता है संख्या में कम हो, पर उसका देश के विकास में, उत्थान में और इस भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में कांग्रेस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, उसके नेताओं को नहीं नकारा जा सकता है। जनता का विश्वास आपने हासिल किया है। जो भी रहा, नफरत, जाति, धर्म, जो भी हमको लगता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी समीक्षा है, पर हमको लगता है भी हमको और तैयार होना है, क्योंकि इस तरीके की नफरत, विकरण, बंटवारे की जो आंधी है, इसको हम रोकना है और यह हमेशा हमेशा के लिए रोकना है। क्योंकि इससे आज आप सरकार तो पा सकते हो जाति धर्म के नाम से, पर एक लंबे समय तक एक मजबूत लोकतंत्र, संप्रभुता वाला भारतवर्ष नहीं बनाया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी के बगैर इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कांग्रेस को आज अपने गांधीयन थॉट्स के साथ मजबूती से हर लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा और सरकार के अच्छे काम की तारीफ भी करनी होगी और सरकार को सबक भी सिखाना होगा। आने वाले समय के लिए मजबूत रोड मैप भी देना होगा देश के विकास के लिए। कांग्रेस तैयार है कि खुल के कि अगर काम करेगी अच्छा तो शाबाशी देंगे सरकार को? देखिए, कांग्रेस हमेशा बड़े हृदय की पार्टी रही है, विशाल सोच की पार्टी रही है। हमने हर जाति, धर्म, विचारधारा को अपने साथ समाहित किया है। आपने नेहरू जी की मंत्रिमंडल को याद किया होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और खुद कानून बनाया था। जाति, धर्म, संप्रदायों का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता। आज भी हमने मजबूती से लड़ा है और दो महत्वपूर्ण नेता हमारे सदन में होंगे जो बहुत ही जिम्मेदारी से अपना विषय रख पाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो संघर्षों से निकले हुए अति पिछड़ों के आवाज है, और तो संजीव जी, आप लोग भी विपक्ष को लेके चलने वालों को जनता ने सबक दे दिया। इसी लठ की वजह से विपक्षियों की ये स्थिति हुई और आज भी जो लोग लठ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इन लठ वालों को लठ बजा करके ही जवाब देती है और उन्होंने दिया है। लठ वालों को लठ बजा करके जवाब दिया। जनता ने अपना चलिए जनता ने अपना जनादेश दे दिया। विकास जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, रोहित जी ने जो सवाल उठाया वो जनता से जुड़ा विषय है और मैं देख रहा हूं कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, पर भाजपा प्रवक्ता की भाषा में वो अहंकार दिख रहा है। मुझे लगता है अगर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिलता है, प्रचंड बहुमत मिलता है, तो नम्रता भी उसी तरह आनी चाहिए। सवाल उठेंगे पर लठ तक बात पहुंच गई। चर्बी उखाड़ना और निकालना और गर्मी उतारने की बात करते करते गर्मी वास्तव में आ गई, पर सत्ता की यह गर्मी बहुत दिन तक नहीं रहती है। 70 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विकास उत्थान में पूरी भूमिका निभाई, पर 7 साल से हम लोग बाहर हैं, पर हम तो नहीं विचलित होते हैं। पर जो लोग 70 साल से कांग्रेस की विचारधारा को गिराना चाह रहे थे, उनको 7 साल में इतने बेअंदाज हो गए कि लाठी और चर्बी और गर्मी की भाषा बोल रहे हैं, जो ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं करना चाहिए। आलोक जी, ये भाषा कोई भी बोले, पक्ष बोले, विपक्ष बोले, छोटा दल बोले, बड़ा दल बोले, एक भी विधायक ना जिसके पास हो, यह भाषा स्वीकार नहीं है। क्योंकि गांधी के देश में, गांधीयन विचारधारा में कल दांडी यात्रा का दिवस था। कल गांधी की विचारधारा को याद रखना चाहिए। आज दूसरे ही दिन सरकार और सत्ता आती और जाती रहेगी, पर हमारे संस्कार, हमारे चरित्र, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार से जिस भाषा की बात करते हैं उस भाषा को लेकर के मैं भी कहना चाहूंगा, खास करके अपनी डिबेट में अपने एक साल सोएं, आराम से चिंतन करें। कहां पर कमजोरी रही, कहां पर मायावती जी ने निपटाया सपा गठबंधन को, कहां पर मुस्लिम ने निपटाया, कहां पर दलित ने निपटाया, कहां पर यादव ने निपटाया, कहां पर हिंदू ने निपटाया। जो कुछ है वो शीशे और आईने के तरीके से आलोक जी साफ है, बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से। विकास जी देखिए, कांग्रेस की पूरी तरीके से एक बात और कह दूं, कांग्रेसी मित्रों को मैं राय दे रहा हूं इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, 24 की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश का रोना छोड़ दें। आप 24 में देखें कि दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में क्या बन बिगड़ सकता है, ये देखें। बाकी तो पंजाब उन्होंने अपने हाथों गवाही दिया,
अपने हाथों ही गवा दिया, वरना अमरिंदर सिंह ठीक ठाक चल रहे थे। एक जी, जोकर जी। को लाके खड़ा कर दिया जी सिद्धू को। चलिए, आपकी इस सलाह पर विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विकास जी। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, पत्रकारों की मर्यादा और उनकी स्वतंत्रता पर हम अंकुश लगाने वाले लोग नहीं रहे हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव हारने का काम आचार्य नरेंद्र देव जी ने भी किया था। चुनाव, गांधी जी भी चुनाव अगर लड़ते तो शायद हार जाते। इस देश में जाति धर्म के नाम पर सरकार पा जाना के बाद क्या आपको प्रचंड बहुमत का सरकार बन जाएगा तो क्या आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 में बना देंगे महिला हिंसा में? आपको प्रचंड बहुमत की सरकार मिल जाएगी तो सड़क पे लोग चाय बेचेंगे, एमए बीए LLB डिग्री का पर विकास जी, आप तो सवाल के बदले और सवाल करने, सवाल, एक वरिष्ठ अगर पत्रकार सवाल ने का जवाब आपको दे रहा नेक हूं। सलाह आलोक दी जी, थी, एक नेक सलाह दी थी आपको। आलोक जी, एक हाँ। कहावत है, आलोक जी, एक कहावत है, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, चाची के मूछे होती तो चाचा क्यों कहलाते। भूतकाल में कब तक रोते रहेंगे? वर्तमान का मैंडेट देखिए ना, उस हिसाब से तैयारी देखिए करिए। दुबे जी, आपका मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं। अगर हाथरस की बेटी के साथ रात के अंधेरे में हिंदू संस्कार नियमों के विपरीत जाकर उसको अंधेरे में पुलिस जलाएगी तो प्रियंका गांधी वहां जाएंगी, राहुल गांधी जाएंगे। आपको सरकार में जाना आने की चिंता हो सकती है, हम सरकार के लिए नहीं काम करते, हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, देश की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए मुझे काम लगता है करते कि अब ये चुनाव के पहले के मुद्दे थे। अब मैं थोड़ा सा अगर आगे की बात करूं तो संजीव जी, कुलदास जी, जब मैं अभी सुशील जी ने भी कहा किस तरीके से अभी विपक्ष के पास थोड़ा वक्त है, अभी नई सरकार का गठन होगा, मंत्रियों के विभाग दिए जाएंगे 5-6 महीने के, तब तक आप लोग अपने कील काटे दुरुस्त कीजिए, उसके बाद प्रबल दावेदारी कीजिए मुद्दे उठाने की। देखिए, हर युद्ध के बाद हमेशा सेना की तैयारी आगामी युद्ध के लिए तैयार करना होता है और हम भी अपनी समीक्षा कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, अपने सांगठनिक ढांचे को देख रहे हैं कहां पर क्या गड़बड़ हुआ। पर मुझे लगता है और हमारे नेतृत्व ने भी बहुत अध्ययन करने के बाद भी हम लोगों को यह है कि हमारी रणनीति फेल हुई है, न पार्टी फेल हुई है, न हमारा शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी है। हम कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होती है, केवल नेतृत्व ही उसमें सब कुछ नहीं होता है। कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आता है कि कोई वीआईपी चेहरा है तो वो पूरे देश या प्रदेश की राजनीति कर लेगा। यहाँ पर धर्म जाति की जो बात थी उसको हमें समझने में शायद गलती हुई है या कहाँ चूक हुई है, इस चीज का हमें आकलन करना होगा। और हम समझते हैं कि कांग्रेस से बेहतर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के का ना कभी मूड रही है, ना सोच रही है, ना उसके डीएनए में रही है। हाँ, हमसे कमजोरी हुई है, हम गांधीयन थॉट से हटे हैं। गांधी थॉट कोई मामूली शब्द नहीं है, जो भाषण या सत्संग नहीं है, जिसको बड़ी गंभीरता से ना सुनकर उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। जिसने गांधी को नहीं माना वो देश क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं पूछा जाएगा। गांधी को मोदी जी ने भी स्वीकार किया और इस गांधी की स्वीकार्यता को लिया है। बात अलग है कि गांधी को तो नहीं, पर उनका चश्मा और कोई उनकी लाठी इस्तेमाल कर रहा है। स्वीकार्यता इस बात को लेकर के है कि आप एक जनसेवक के रूप में कितना आप लोगों के बीच गए, कितनी उनकी योजनाओं को लाभ दिलाया, बड़ी बात यह है कितनी आपने उनकी मदद की। जी आलोक जी, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच है, माननीय राहुल गांधी और इसी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की सोच है, जिससे आप राशन दे रहे हैं गरीबों को। ये कोई एहसान नहीं कर रहे थे, हमने उसको अपना धर्म समझा, आपने उसको प्रचार का माध्यम समझा। हम सिलेंडर देते थे, सोचते नहीं थे किसी के घर का चूल्हा जलाना ये हमारा धर्म है, आप उसका प्रचार करते हैं। अगर आपने भारत की गरीबी को बढ़ाया इन 7.5 सालों में और उसको वोट के बैंक के रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपकी राजनीतिक रणनीतिक कौशल को हम धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं, पर हम आपसे सीखेंगे नहीं। बड़ी सब बात यह है कि आपकी राजनीतिक जो कुशलता है वो आप अपने काम जनता के बीच क्यों नहीं गिना पाए, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है ना, वही सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जनता को गुमराह करना, चलिए अपने नमक कोशिश तो आप लोगों ने भी की, गुमराह करना। आप जनता के मैंडेट पे आप सवाल नहीं उठा सकते, आप जनता ने जिसे जनता जनार्दन होती है। जी सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार इस जीत हार को लेकर के सवाल बराबर उठ रहे हैं, विपक्ष भी अभी लगातार सवाल उठा रहा है। मेरा आपसे मुद्दा यह है कि जब हम विकास को लेकर के बात करते हैं और वोट बैंक को लेकर के बात करते हैं, विकास की बात हो गई, लगातार यह कहा जा रहा है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो खिसक के बीजेपी में आया और बीजेपी कहती है कि नहीं, जो लाभार्थी हैं, जो योजनाएं हैं, उनके दम पर जीती है, जनता जनार्दन ने जिताया है। आलोक जी, बेशक बीजेपी ये क्यों कहेगी कि बीएसपी का वोट आया है, बीएसपी बाकी लोग कहते रहे, लेकिन सच ये है कि बीएसपी ने काफी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आंकड़े भी सामने आ गए। 122 सीटों पर बीएसपी ने वो लोग खड़े किए थे जो सपा और यादव बहुल सीटों पर सब कुछ था, वो रिजल्ट सामने है। वो बीएसपी ने किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं।
अब आपने दूसरी बात करी क्या, कौन सी? बीएसपी को लेकर के, बीएसपी का जो वोट बैंक था, वो तो जो बता दिया सरकार मैंने। की जो योजनाएं थी। हाँ, अब योजनाओं लाभार्थी देखिए, हाँ। ये चुनाव दो चीजों से, मैंने अभी 2-3 दिन में जो आंकलन किया है, दो चीजों से बहुत जीता गया है। एक तो निश्चित रूप से बीजेपी का लाभार्थी वर्ग बन चुका है, कोई शक नहीं इसमें, चाहे वो जिला के रूप में हो, चाहे 2000 रुपए के रूप में हो, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे वो, लेकिन सबसे बड़ा एक अनजाना वर्ग बन चुका है वोटर आलोक जी का, जिसको लोग समझ ही नहीं पाए चुनाव में। जो एक हिंदू आशंका जो जो होता ना कि मुसलमान जब अखिलेश आ जाएंगे या सपा आ जाएगी तो मुसलमान यादव फला कर देगा, धमाका कर देगा, हालांकि मैं शंका को नहीं मानता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आशंका बीजेपी ने जो बिठा रखी है हिंदू जन्म चेतन में, आप उसमें दिमाग में, वो एक ऐसा हिंदू वर्ग बन चुका है, वो वर्ग नहीं, वो वर्ग कट्टर वोटर बन चुका है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो सब किसी उसका हो, लाभार्थी के साथ साथ ये सबसे बड़ा जो वोट बैंक बीजेपी ने बनाया है, ये जो सक्सेस हुई है लाभार्थी वाले से नहीं हुई है, इस वोट बैंक के कारण सक्सेस हुई है। तो संजीव जी, ये बहुत अहम सवाल का जवाब मैं सीधे आपसे चाहूंगा कि लाभार्थी नहीं, आपका अपना अलग एक वोट बैंक है, उसको लेकर के आपने जीत दर्ज की है, और ये ऐसी रणनीति चल रही थी अंदर ही अंदर, आप लोगों ने कभी खुलासा भी नहीं किया। आप तो लगातार अभी भी जो प्रचंड बहुमत आया उसको लेकर के कह रहे हैं हमारे लाभार्थी, हमारी योजनाएं, उनका लाभ हमें सीधे तौर पर मिला है। नहीं, देखिए कई फैक्टर थे। हाँ, सुशील जी बड़े भाई की तरह हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने हिसाब से इस बात को समझा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा और बसपा की सरकारों में गुंडा राज था, जिस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, जिस तरीके से लठ तंत्र चलता था, देखिए उसके जब 2017 में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इन गुंडों, अपराधियों और जो माफिया जो ज़मीनों पे कब्जा करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते थे, उन पे जब बुलडोज़र चला तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने अमन चैन उनमें आया। उनको लगा कि गुंडों और अपराधी जिस तरीके से गली गली में हावी हो रखे थे, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो थाना हुआ करते थे, थाना अध्यक्ष सब यादव एक तरफ से हुआ करते थे, तो एक इस तरीके का पैटर्न चल रहा था, उससे निजात मिली और एक अमन चैन का जो माहौल बना उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और बाकी जो लाभार्थी थे इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाया है, रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो माहौल एक बनाने की कोशिश की गई, लगातार जब भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात होती है, बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, ये बात बार बार क्यों उठती? क्या इस मुद्दे का आप लोग माकूल जवाब नहीं दे पाए क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है चुनाव में हम क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए वो रिजल्ट हम सबके सामने है। 10 तारीख को रिजल्ट आ चुका है, अब उस पर बात करना मुझे लगता है बेमानी होगा। पर ये जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि राजधानी के अंदर आज ही 40 लाख की लूट हुई है, आगरा के अंदर एक व्यापारी की हत्या हुई है, और ये मुद्दे 10 तारीख के बाद के हैं। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो 10 तारीख के पहले का हो। जनता ने आपको मैंडेट दिया है, बिल्कुल वो सरमाथे, और आप सत्ता के लिए शपथ लेने के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। योगी जी लिस्ट भी लेने गए हैं, किसको मंत्री बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है, उसकी लिस्ट लेने के लिए वो दिल्ली गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सुशील जी कह रहे थे कि ये शायद ये अब सिंगल इंजन की सरकार हो गई, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा असहमत हूँ सुशील जी की इस बात से, क्योंकि सिंगल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की ही सरकार है, जो एक्चुअल में दिल्ली के इंजन से ही चलती है। यहाँ के इंजन को तो सिर्फ धक्का ही देना होता है। और अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, तो अभी सुशील जी बधाई दे रहे थे योगी जी को प्रधानमंत्री बनने की, वो तो बहुत ही बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद डिप्टी सीएम अगर नहीं बनाएंगे, योगी जी का कद बढ़ जाएगा, तो 24 कौन सा कैसा पद मिलेगा उसको लेकर भी अभी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक फाइनल कमेंट में जरा जानना चाहूंगा। जी आपसी मुद्दा है और इंटरनल मुद्दा है, और ये सुशील जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह सकते हैं ये बातें। पर हाँ, ये सुशील जी भी जानते हैं कि अगर योगी जी सिंगल इंजन की सरकार चला लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर आगे क्या दशा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खैर उससे में फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, विपक्ष की भूमिका के अंदर हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहेंगे, और जब जो समस्याएं जनता के सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई एतराज नहीं है। आप समय समय पर माकूल मुद्दे उठाइए, बस मुद्दे जनता के इससे जुड़े होने चाहिए। कि फाइनल कमेंट संजीव जी। अरे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 5 साल 17 से 22 तक हमने देखा है, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं तो चाहूंगा कि अब विपक्ष अपनी भूमिका निभाए,
जनता से कनेक्टिविटी रखे। एक तरफ सरकार जब जनता की भले के लिए खड़ी है, तो विपक्ष भी अगर जनता का कुछ भला करता है, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनता से कनेक्टिविटी भी ये लोग रखें, केवल कमरे में बैठकर ट्वीट के आधार पर जो पिछले 5 साल किया इन्होंने, उसको अब की विपक्ष तो देखिए बराबर सहयोग देने की कोशिश कर रहा है कि हम समय समय पे मुद्दे भी उठाते रहेंगे। कई उन्होंने उदाहरण बताया मैंने, वैक्सीन को, ये भाजपा की वैक्सीन जो लोग बताते हैं, जो कोरोना जैसी वैश्विक पूरे विश्व में उसका समस्या चल रही थी, ऐसे में जब यहाँ लॉकडाउन लग रहा है तो लॉकडाउन साहब क्यों लग रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है तो लॉकडाउन क्यों खुल रहा है, इस तरीके की जो आ रही थी बातें। चलिए अब मैं थोड़ा आगे की बात करता हूं भाई। ये सब चीजें चुनावी मुद्दे हो चुके हैं। विकास जी, कुल मिलाकर के विपक्ष के तौर पर किस तरीके से सामंजस्य बना करके चलेंगे और बात उन मुद्दों की करेंगे जो वाकई में जनता से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे? देखिए, जनता के मुद्दे से हमेशा कांग्रेस को सरोकार रहा है, और जो चीजें जनता के विपरीत जाएंगी और सरकार को प्रचंड बहुमत मिल जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भी विमुख हो जाए। जितना प्रचंड बहुमत उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और दोबारा अगर आपको दिया गया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में यही अंतर है कि हम लोग एक सरकार में रहें या सरकार से बाहर रहें, हमारी भाषा वही होगी। अहंकार हमको इस बात का है कि हम देश के लिए शहादत देने वाले लोग हैं। हम अपनी सरकार तक की शहादत दे सकते हैं, पर देश की एकता अखंडता को खतरे में नहीं डाल सकते। तो आप कोई भी काम करिए, भारत के संविधान के दायरे में रह के करिए, लोकतंत्र को ध्यान में रखिए, और अंतिम व्यक्ति को भी आवाज उठाने और बात करने का चलिए, वो लगातार अंत्योदय तक बीजेपी बात करती है। संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लगातार मैं जिस तरीके से कौन रहेगा, नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, किस तरीके से पुराने चेहरों को क्या कुछ जिम्मेदारी होगी, इस पूरी कवायद के बीच अगर अनुप्रिया पटेल की जिस तरीके से बात करें, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अलग मुद्दे हैं, किस तरीके से वो नीट में आरक्षण को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, ऐसे तमाम सारे मुद्दे उठाती हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं, 2 से 12 सीटों पर वो पहुंची हैं। फिलहाल पार्टी अब किस तरीके से उनको नेतृत्व में और खास करके मेन स्ट्रीम में मौका देगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद का गठन होना है जी। मंत्री परिषद का गठन होने दीजिए, सहयोगी दल हमारे साथ में है, और उत्तर प्रदेश का विकास कैसे और तेजी से हो सके, हम इसी विषय पर मैं समझता हूँ गंभीर हैं। और उत्तर प्रदेश का विकास हो, गरीबों को जिस तरीके से लाभ पहुंचा है, चाहे वो डबल डोज का लाभ है, उस तरीके से गरीबों को अगर कहीं कोई असुविधा होती है तो उनको लाभ पहुंचे, नौजवानों को लाभ पहुंचे, उनको कैसे सरकारी नौकरियां और उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, इस पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित होगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार होने दीजिए, मुझे लगता है कि नया मंत्रिमंडल और तेजी से उत्तर प्रदेश के विकास पे लगेगा। बिल्कुल, नया मंत्रिमंडल को लेकर के बात करें, सुशील जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। नए मंत्रिमंडल को लेकर के लोगों में बहुत तेज सुगबुगाहट है, चाहे वो नए चेहरों को लेकर के बात करें, चाहे पुराने लोगों को किस तरीके की तवज्जो दी जाएगी, और साथ ही साथ बीएसपी के घटते जनाधार को लेकर और अनुप्रिया पटेल को लेकर के बात करें, अपना दल एस को लेकर के, तो आप किस तरीके से देखते हैं उनकी दखलंदाजी, जिस तरीके से उनका जो 2 से 12 सीटें जो आई हैं? देखिए, दखलंदाजी तो नहीं होगी, लेकिन सम्मान पूरा मिलेगा, जैसा मुझे लगता है मिलना भी चाहिए। निषाद जी ने, राजभर जी ने, अनुप्रिया जी ने बड़ा शानदार वो दिया है, प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व या योगी जी इनको पूरा सम्मान देंगे। दखलंदाजी की कोई बात ही नहीं, इसमें म्यूचुअल है आपस में। दूसरा, मुझे विपक्ष को एक वो देना है, विनम्र सलाह देनी है कि अब देखिए 5 साल तो बीजेपी है ही, अब तो है ही है तो है, लेकिन आने वाले वक्त में जो नगर निगम के चुनाव हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं, ये उसकी तैयारी करें और यहाँ पे अपने सांसद बढ़ाएं। दिल्ली में भी आवाज़ गूंजेगी, उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ गूंजेगी। बाकी मंत्रिपरिषद को शुभकामनाएं, योगी जी को शुभकामनाएं, मोदी जी को शुभकामनाएं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका, विकास जी आपका भी, रोहित जी आपका भी, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा और जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, और साथ ही साथ अपना दल को लेकर के बात करें, बीएसपी के जनाधार को लेकर के, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन नए मंत्रिमंडल को लेकर के फिलहाल कैसा होगा इसका स्वरूप, इस पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।